चलो आज मेटल स्टार्ट करते हैं। यू गाइस नो मेटल्स पीरियोडिक टेबल में हमें कहाँ मिलेंगे। मेटल्स हमें मिलते हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको मेटल्स कहते हैं। देखो, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग जनरली ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं ओ लेवल में। लेकिन एक बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि ये सारे के सारे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। इसमें से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, कुछ नहीं होते। स्पेशली जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसमें से भी जिंक जो है उसको हम एज अ ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते। लेकिन हम लोग जो है क्या कहेंगे इसको, अभी ओ लेवल की हद तक इस पूरे ब्लॉक को जनरली हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर कहीं पे किसी बुक में ये पढ़ा हुआ तुम्हें मिले कि सारे के सारे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते तो वो बात सही है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग जल्दी में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अच्छा जी, वीक मेटल्स तो ऐसा कुछ नहीं होता। वीक मेटल्स या स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के डिफरेंट होता है, डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। बट वीक मेटल्स ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं किया जाता कि मेटल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बाकी अगर स्ट्रेंथ की टर्म्स में बात कर रहे हो तो स्ट्रेंथ मेटल्स की किस तरह से, किस मेटल की स्ट्रेंथ कैसे अफेक्ट होती है, किस तरह से चेंज होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इस हैंड आउट का जो आपका पहला पेज है, खैर ये तो सिलेबस है कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, मेटल्स के बारे में हमें एक चीज जो हमने अभी तक नोटिस की है कि जो मेटल्स होते हैं दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। जैसे सोडियम है, इट लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आइन। इसी तरह मैग्नीशियम है, इट लूजेस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आइन। कैटाइंस बनाते हैं मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके। सिमिलरली एल्यूमिनियम जो है, इट लूजेस 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आइन। इसी तरह जो ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन है, it loses 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयरन 2 पॉजिटिव आइंस। ठीक है, कभी कभार आयरन जो है कुछ कंपाउंड के साथ 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है तो वो आयरन 3 पॉजिटिव आइंस बनाता है। ये जो खासियत है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कर सकते हैं। सोडियम ऐसा नहीं है कि सोडियम Na+1 भी बना ले, Na+2 भी बना ले। एल्यूमिनियम जो है उसने +3 ही बनाना है। एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है कि वो एल्यूमिनियम+1 बना ले। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, ये एलिमेंट जो है ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच वाले, ये काम कर रहे होते हैं कि दे फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कि इस नंबर को हमने रिडॉक्स में पढ़ा कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, तो जनरलाइज प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स की। अच्छा, मेटल्स के अंदर एक चीज और रिकॉल कर लो जो मेटालिक बॉन्डिंग में पढ़ा है कि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखा है इसको अच्छी तरह। जैसे कि सोडियम हो गया, चाहे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, दे ऑल फॉर्म मेटल पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। सही है, इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग आपको बनाने आनी चाहिए। ये बनाने के लिए आ जाती है 1 मार्क की या 2 मार्क्स की, यूजुअली 1 मार्क्स की आती है। आसान होती है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, बस लेबल जरूर कर देना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हो इनको सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो है वो मेटल पॉजिटिव आइन है। अगर किसी स्पेसिफिक मेटल के लिए, लेट्स से अगर कॉपर के लिए मेटालिक बॉन्डिंग बना रहे हो तो आप इसमें कॉपर आइंस को इस तरह से दिखा सकते हो। कॉपर 2 पॉजिटिव दिखा दिया आपने। आपने इसकी एक एटलीस्ट 3 लेयर्स बना देना इस तरह से करके। और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपल डैश से, जैसे पहली वाली डायग्राम में दिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे ही दिखा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं
दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि मेटल पॉजिटिव आइन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। तो ये फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से अगर इस मेटल को, किसी भी मेटल को अगर मुझे मेल्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉपर पॉजिटिव आयन को अगर मुझे इन लोग आपस में इन सबको दूर दूर करना है, मेल्टिंग क्या है, अगर मुझे सॉलिड कॉपर को मेल्ट करके मोल्टिंग कॉपर बनाना है लिक्विड फॉर्म में, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है इनको सबको एक दूसरे से दूर दूर करना है। तो दूर दूर करने के लिए इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है जो इनको अट्रैक्ट करके रख रहे थे, तो ये फोर्स को मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। मैं हीट करूंगा, ये वाइब्रेट होंगे और ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो क्योंकि ये एक जाइंट मेटालिक लैटिस बनता है, इसका वर्ड क्या यूज करोगे, जाइंट मेटालिक लैटिस। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसमें। तो whenever the word giant is used, तो it means there are large number of electrostatic forces of attraction। तो उनको ओवरकम करने के लिए you have to supply greater amount of energy या huge amount of energy, जिसकी वजह से metals have high melting point। ठीक हो गया। अच्छा, मेटल्स जो प्योर मेटल्स होते हैं ना, जैसे कॉपर है, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जरूर हाई होते हैं, लेकिन प्योर फॉर्म में ना दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इनकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉन्डिंग में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज? मेलिबिलिटी होती है कि मैं मेटल्स को ठोक ठोक के हैमर करके शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होती है कि मैं उनको खींच के एक वायर की फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। जैसे कॉपर है, कॉपर वायर्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको एक खींच के वायर बना देते हैं। और मेलेबिलिटी क्या होती है कि मैं उसको, जैसे आयरन है, आयरन एक मेटल है, आयरन के दरवाजे बने हुए होते हैं, गेट्स बने हुए होते हैं, कार बॉडीज होती है, तो शीट्स की फॉर्म में भी हम इनको मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट हाई है लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। प्योर मेटल्स आर सॉफ्ट। व्हाई दे आर सॉफ्ट, मेलेबल एंड डक्टाइल? बिकॉज देखो इनकी जो लेयर्स है ना, अगर मैं एक कॉपर लेयर की बात कर रहा हूँ ऊपर, तो ये जो लेयर्स हैं दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, एक दूसरे के ऊपर रेगुलरली अरेंज्ड है। अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ ना पहली वाली कॉपर लेयर के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो लेयर है ना वो स्लाइड करेगी, इजिली स्लाइड कर जाएगी। चलो इसके ऊपर नहीं, हम लोग किसी बीच वाली लेयर के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई की, तो होगा क्या, ये जो लेयर्स है ना इट विल स्लाइड, स्लाइड करके आगे बढ़ जाएगी। जब ये स्लाइड करके आगे बढ़ेगी तो मेटल अपना शेप चेंज कर लेगा। अच्छा, स्लाइड करके आगे बढ़ने पे ये टूटेगी नहीं या कोलैप्स नहीं करेगा स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड की तरह। ये क्या करेगा, ये स्लाइड करके आगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन देखो ये आगे बढ़ गई है स्लाइड करके, इसको हम कहते हैं कि ये स्लाइड करके यहाँ तक आ गई है, और ये वाली चीज यहाँ खत्म हो गई। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी है ना इनके बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आगे हो गए, मेटल पॉजिटिव आइन भी आगे हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी इंटैक्ट है इनके बीच में, तो दे विल कीप अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो लैटिस जो है वो रहेगा तो, लेकिन बस क्या है कि मेटल्स का शेप चेंज हो सकता है इजीली, सॉफ्ट मेटल्स का। मतलब प्योर मेटल जो होते हैं दे आर सॉफ्ट, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप हाथ से उसको दबाओगे तो वो प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जनरली डेली लाइफ में जब आप मेटल यूज करते हो, मेटल यूज करने का पर्पस यही होता है कि उनकी हाई स्ट्रेंथ होती है। तो वो कैसे आती है हाई स्ट्रेंथ इसकी, तुम्हारे पास अगर लोहा, एक मैं रॉड दे दूं आयरन की और मैं उसको बोलूं उसको बैंड करो, आप जितनी भी फोर्स लगा लो वो बैंड नहीं होगी। अगर मैं प्योर आयरन दे दूं तो आप हाथ से इजिली बैंड कर लोगे उसको। तो ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेटल से एलॉयज बनाएंगे, अभी इसी क्लास में आ जाएगा ये। कुछ जहन में रखनी होंगी तुम लोगों को, जैसे कि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन मर्करी जो होता है इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एल्कली मेटल जो होते हैं ग्रुप वन वाले, उनका रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप टू और ग्रुप थ्री और ट्रांजिशन एलिमेंट से, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है।
अभी देख लेते हैं एक टेबल जिसमें मैंने मेल्टिंग पॉइंट्स भी डाले हुए हैं। मेटल्स आर यूजुअली शाइनी इन अपीयरेंस, मैलेबल एंड डक्टाइल, दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब अगर उनको एक दूसरे के साथ नॉक करो ना, एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, कैरेक्टरिस्टिक मेटल साउंड जो होता है, दैट इज सोनोरस। अच्छा, metals are good conductors of heat and electricity. You know, metals have free electrons, that's why they are good conductors of electricity. And having free electrons, उनमें हमारे पास जो कंडक्शन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन वाली कंडक्शन भी होती है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वर्ड जरूर याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला। एंड मेटल्स यूजुअली हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल्स। नॉन मेटल्स का कंपैरिजन दिया हुआ है सामने कि नॉन मेटल जो है इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं अपोजिट होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, जब भी उनको नॉन मेटल्स कहते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी मेटल से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। तो ये टेबल में जो प्रॉपर्टीज हैं ये माइंड में रखना, याद कर लेना इसको। फिर केमिकल, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो ऊपर वाले टेबल में ना, कि फिजिकली वो कैसा बिहेव करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि हाउ दे रिएक्ट, बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे। ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। अच्छा, so chemical properties metals की, they are electropositive in nature. electropositive मतलब they tend to lose electron. metals हमेशा electron lose करना पसंद करते हैं, gain नहीं करते। non metals on the other hand, you know, they gain electron और वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, जैसे Na+1 हो गया, अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, मेटल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोगों ने रिडॉक्स में पढ़ा था ना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सामने वाले को रिड्यूस करवा दें। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाला कोई ना कोई गेन कर रहा होगा, तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वो रिड्यूस्ड हो रहा है, इसलिए मेटल्स को हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स को फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, मेटल्स में हम लोगों ने देखा था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गई। ऑन दी अदर हैंड मेटल्स की कुछ ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोगों ने देखा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि क्या कहते हैं, दोनों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं, जब इनको एम्फोटेरिक कहते हैं। मतलब वो एज अ बेसिक और एज अ एसिडिक दोनों एक्ट करती है। जिसमें जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन हमें याद होने चाहिए। उसके अलावा लेड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड, यू नो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, यू नो दैट। और या एसिडिक होती हैं या वो न्यूट्रल होती हैं। जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई और वाटर आ गई। मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, आपस में मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, और मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और नॉन मेटल अपने साथ आपस में सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बॉन्डिंग्स हैं। अच्छा, फिर अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो एलिमेंट या जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो पोटेशियम अगर है तो पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है कि पोटेशियम टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, वो जल्द से जल्द अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सोडियम उससे कम जल्दी लूज करता है, तो सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सिमिलरली कैल्शियम जो है वो सोडियम से भी थोड़ा लेट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कैसे होता है? देखो, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट है, तो पोटेशियम है, पोटेशियम के पास जो होते हैं नंबर ऑफ शेल्स 4 होते हैं। ठीक है, कैसे पता पोटेशियम पीरियड 4 का है? तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं। उसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो जब लूज होगा तो पोटेशियम जो है वो के पॉजिटिव आयन बना लेगा। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होता है उतना इजिली वो लूज हो जाता है, इसलिए पोटेशियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। सिमिलरली सोडियम जो है, सोडियम के पास 3 शेल्स होते हैं, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से उतना दूर नहीं है जितना पोटेशियम का है, तो उसको लूज होने में थोड़ा मसला होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो है उनको अट्रैक्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से वो इजिली लूज होता है।
हमें इसमें जो याद रखनी है ना चीज, हमें ये याद रखनी है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो ऊपर है, सबसे ऊपर जो एलिमेंट है पोटेशियम, दिस इज मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जैसे जैसे सीरीज में, इस सीरीज में हम नीचे जाएंगे तो इनके मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होते जाते हैं। मतलब प्लेटिनियम जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये पूरा ऑर्डर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, अभी ऑर्डर आप किसी भी तरह याद कर सकते हो। हम लोगों ने जो याद किया, जो हम लोगों ने कराया है हमेशा से, वो एक निमोनिक बना हुआ है। वो निमोनिक सुन लो, वो याद करना है, वो याद कर लो। उसके अलावा एक और निमोनिक है, कोई और अगर आपने पहले से याद की हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये ऑर्डर है। हम लोग ने जो निमोनिक बनाया हुआ है उसका क्या है, इट्स सम सॉर्ट कल, नसीमा, के, मंगेतर। इसको उठा लेते हैं पहले। ठीक है, उससे जो है बस फौरन जल्दी याद हो जाता है। तो डिपेंड्स, आपको जैसे भी याद करना है आप उसको याद कर सकते हो। इट्स बेटर के यू रिमेम्बर लाइक दिस, कि पोटेशियम की जगह लिखा हमने कल, नसीमा, के, मंगेतर। मंगेतर इज MG, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर। जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, तो अगर सिंबॉलिक फॉर्म में याद करना है तो ये बेस्ट निमोनिक है याद करने के लिए। क्या है, कल, नसीमा, के, मंगेतर, अली, जैन, फाकिर, पप्पू, हैदर। जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक, तो उसके अलावा एक, ये तो हो गया हमारा देसी वाला निमोनिक ना। उसके अलावा एक मैंने एक बुक में पढ़ा, इट वाज PSC माजिल। PSC माजिल एक कंपनी है जो कि गोल्ड डिगिंग करती है। गोल्ड डिगर मतलब वो वाला गोल्ड डिगर नहीं, वो वाला जो गोल्ड निकालती है जमीन से। PSC माजिल हार्डली could make solid gold perfectly. तो इसमें P is for potassium, S is for sodium, C is for calcium। देखो ये जो इनका पहला अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है ना, ये उससे बना हुआ है। और ये जो ऊपर वाला है वो हमने किससे बनाया हुआ है, सिंबल से बनाया हुआ है। तो डायरेक्ट सिंबॉलिक याद रखो तो ज्यादा बेटर है। बहरहाल ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। माजिल इज फॉर मैग्नीशियम, ए इज फॉर एल्यूमिनियम, जेड इज फॉर जिंक, आई इज फॉर आयरन, एल इज फॉर लेड। हार्डली का H इज फॉर हाइड्रोजन, कुड का C। ठीक है, हार्डली का जो H है रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन। ठीक है, हार्डली कुड का C इज फॉर कॉपर। मेक जो है वो ऐसी बीच में लिखा हुआ है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद S इज फॉर सिल्वर, सॉलिड का S सिल्वर, गोल्ड का G इज फॉर गोल्ड, और प्लेटिनियम का परफेक्टली का P इज फॉर प्लेटिनियम। ठीक हो गया। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये वाला है, कल, नसीमा, कोई नसीमा तो नहीं है ना, कल, नसीमा, के, मंगेतर, अली, जैन, फाकिर, पप्पू, हैदर। जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, बात कर लो बाकी। सर नाम एकदम वापस बोलिएगा। अली जैन। हाँ, मजा आ रहा है तुम्हें है। ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हिच इज मोर रिएक्टिव बिटवीन कॉपर एंड मैग्नीशियम, तो आप बोलोगे मोर रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम। सॉरी मैंने कॉपर निकल गया था मुझसे।
ठीक है, तो मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम है और लेस रिएक्टिव कौन सा है, कॉपर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हम इसलिए यूज करते हैं और यही एलिमेंट्स आते हैं, यही रिएक्टिविटी सीरीज बाकी सारे जो मेटल्स हैं। हाइड्रोजन का क्या काम है, देखो हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग किसी ग्रुप में नहीं रखते हैं। क्यों, ग्रुप में रखे कैसे जाते हैं एलिमेंट कि वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी बेसिस पर ग्रुप में रखा गया है। पोटेशियम सोडियम जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसको ग्रुप 1 में रख दिया। कैल्शियम मैग्नीशियम दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो ग्रुप 2 में रख दिया। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ग्रुप 3 में रख दिया। हाइड्रोजन जो है वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन उसको हमने ग्रुप 1 में नहीं रखा। रीजन क्या है कि ग्रुप 1 के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ना, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग और वो मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है H2 गैस, अब उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मेटालिक प्रॉपर्टीज है ही नहीं उसकी, तो मैं उसको ग्रुप 1 में इसलिए नहीं रखते, वो उसको बीच में डाल देते हैं। अच्छा, नॉन मेटल्स में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन +1 प्लस चार्ज बना रहा है, नॉन मेटल्स माइनस बना रहे होते हैं, तो वो कहीं का नहीं रहता। अच्छा जी, और ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने बनाया है ना, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने बनाया है सबको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके, का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से किसकी रिएक्टिविटी कितनी है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से जो पोटेशियम है वो उससे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टर्म्स में। हाइड्रोजन भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, और पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हमने बोला कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन लूज करना कितने टाइम्स हाइड्रोजन से ज्यादा है, उस हिसाब से हमने पोटेशियम को उतना ही हाइड्रोजन के ऊपर रख दिया। इसी तरह सोडियम को, कैल्शियम को। तो हाइड्रोजन बेसिकली हमारे पास ये डेटम था, हमारा डेटम समझ तो बेस लाइन, जैसे वो कहते हैं ना एल्टीट्यूड पढ़ते हैं तो सी लेवल से हाइट मेजर करना शुरू करते हैं, तो हाइड्रोजन बेसिकली इज आवर डेटम। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और जो जितना नीचे है वो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव है। समझ आई बात, आगे बढ़े। तो हाइड्रोजन को रखने का पर्पस ये है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं हो गया यहाँ पे आके, हाइड्रोजन बनाएगा अपनी स्टेट H2 नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन को यूज करके सबकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने डिसाइड करा है। सर, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, it will have more ease in displacing itself. More reactive metal displacing itself नहीं, displacing the other metal from the compound. More reactive metal will readily displace the less reactive metal. ठीक है, आगे आएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, मैंने इसमें डाला पोटेशियम, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक ना, तो पोटेशियम जाएगा जिंक को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा, और जिंक जो है फिर वो सॉलिडिफाई एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम पोटेशियम क्लोराइड होता और आप इसमें जिंक डालते और बोलते चलो जाओ जिंक डिस्प्लेस करो पोटेशियम को, तो जिंक माजरत कर लेता क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सो योर वर्डिंग शुड बी अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its compound. Understand? More reactive metal displaces a less reactive metal from its compound. ये आएगा अभी आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको। चलें आगे। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। सर ये डिस्प्लेसेस वाला क्या बताया आपने? और ये बड़ी यूज होनी है मेटल्स के चैप्टर में भी। जी डिस्प्लेस क्या कह रहे वाला हो? बताया था आपने, क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट में मैं ये कह रहा हूँ कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ये अभी आगे आएगा, सबिया ने क्वेश्चन पूछा था तो बीच पे मैंने बता दिया, अभी आगे आएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, अब कुछ जनरलाइज प्रॉपर्टीज तो हम देख चुके हैं, अब ग्रुप वाइज इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ग्रुप 1 जो है उसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। सोडियम, सबसे पहले उसमें क्या होता है, लिथियम, देन वी हैव सोडियम, पोटेशियम, ठीक है।
अच्छा, एल्कली मेटल जो होते हैं ना, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सोल्यूशन। जैसे सोडियम है, पानी में डालो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बना लेगा। ये रिएक्शन हमें पढ़ने, ये मैं आगे अभी बताता हूँ सारे रिएक्शन इसके। वन के मेटल को, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम है, इसको आपने पानी में डाला तो इट प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह सोडियम को पानी में डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा जी, दूसरी बात ये, द सॉल्यूशन टर्न्स लिटमस पेपर। अच्छा जी, अभी जब एल्कलाइन सोल्यूशन बनेगा तो एल्कलाइन सोल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देता है ना, तो बस वो बात लिखी हुई है, थोड़ी नीचे आ गई है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट, दे आर रिएक्टिव। देखो सबसे ऊपर क्या था, पोटेशियम था, फिर सोडियम था, दोनों के दोनों ग्रुप 1 के है ना, तो ग्रुप 1 के जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी तो ये ग्रुप 1 में, यू गाइस नो दैट। और इनकी अपीयरेंस शाइनी होती है, ठीक है। और दे आर वेरी सॉफ्ट, प्योर मेटल सॉफ्ट होता है, जैसे शुरू में हमारी बात हुई, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको नाइफ से या स्काल्पेल से पकड़ के अगर आप काट दो ना सोडियम को तो वो कट जाएगा। They have low densities and melting point, which increases down the group. अच्छा, low melting, low density, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो डेंसिटी ग्रुप 1 का यूजुअली मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स को अगर जनरली सोचा जाए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है, लेकिन जो ग्रुप 1 के होते हैं ना वो बाकियों से लेस उनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका रीजन मैं बताता हूँ, अगर तुम लोगों को समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो और भी अच्छी बात है, भूल जाना कि मैंने कभी बताया। जैसे ग्रुप 1 है ना, उसमें हमारे पास जैसे सोडियम है, तो उसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग देखोगे तो सोडियम मेटल पॉजिटिव आइन, हर सोडियम आइन अपने सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही है ना, ग्रुप 1 के उसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में होगा। तो इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मेटल पॉजिटिव आइंस की वजह से जो फोर्स आ रही है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग बन रही है। और ये मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये जाइंट मेटेलिक लैटिस है। इसी तरह अगर ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट देखो, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो 2 पॉजिटिव आइन बनाता है, तो हर एक मैग्नीशियम का आइन सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, 2, क्योंकि हर एक मैग्नीशियम मेटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो फॉर एवरी मैग्नीशियम यू विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स पर आइन। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग तुम्हें क्या लगता है, स्ट्रॉन्गर नहीं हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी ना मैग्नीशियम में एज कंपेयर टू सोडियम। Electrostatic force of attraction stronger due to more electrons in sea of delocalized electrons। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये रीजन है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा वैलेंसी है मतलब मेटल उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा जी, तो बट ग्रुप 1 का इस वजह से क्योंकि दे ग्रुप 1 मेटल आयंस कंट्रीब्यूट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, सो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, दे रिएक्ट इजीली इन एयर, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम को ऑक्सीजन के अंदर या पोटेशियम को ऑक्सीजन के अंदर अगर आप रख दोगे ना ऐसे ही खाली, तो वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से टू फॉर्म ऑक्साइड। अगर सोडियम को आपने हवा में रख दिया तो हवा में से ऑक्सीजन निकल के उसको सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा फौरन, सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है या पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और रिएक्शन इतना वायलेंट होगा, इतना फास्ट होगा कि वो सिर्फ
पोटेशियम ऑक्साइड बन के अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं करेगा, बल्कि वो ये काम होने में जल जाएगा। बर्निंग आपने सोडियम का या पोटेशियम को अगर हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है ना, तो लेबोरेटरी में हम उसको ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि एयर से उसका कांटेक्ट ना हो। जैसे ही आप सोडियम ऑयल से निकाल के बाहर रखोगे ना, तो वो इतना वायलेंटली रिएक्ट होगा कि वो बर्न हो जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। ठीक है। दे मेक आयनिक कंपाउंड ऑफ +1 चार्ज, यू नो आयनिक +1 चार्ज बनाता है और मेटल नॉन मेटल जो है आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। और सिमिलर फॉर्मूला होते हैं उसके। पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला K2 होगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2 होगा। ठीक है। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला L2O होगा। अच्छा, वैलेंसी से रिएक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है रिएक्टिविटी पे फर्क। एक मेटल है, ठीक है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैंने बताया ना कि दे रीडली लूज इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 वाले, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है जल्दी कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई पोटेशियम और सोडियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। अच्छा, फिर ग्रुप 1 के ये देखो, ये तो टेबल दिया हुआ है ना, नाम दिए हुए हैं, इसका इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है जिस ऑर्डर में वो ग्रुप में होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अच्छा जी, इनके सिंबल्स ये तो सब प्रोडक्ट टेबल में होता है। इसकी डेंसिटीज जो है ना और इनके मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा देखो ये याद करने के लिए तो मैं तुमसे नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली याद कर लो कि डेंसिटीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि दे हैव लो डेंसिटीज एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। ये नहीं कह देना कि मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 मेटल्स। ठीक है, दे हैव लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो ये चैप्टर, ये सारी चीजें प्रोडक्ट टेबल के चैप्टर में होती है, जो कि मैं यहाँ पे मर्ज करके मेटल्स का तुम्हें इसी में पढ़ा रहा हूँ। तो ग्रुप 1 मेटल्स हैव जनरली लो डेंसिटीज एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर जनरली मेटल की बात करो ना, ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन और ग्रुप 3 की, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटीज, बट ग्रुप 1 इज द एक्सेप्शन। वो उनकी बाकी मेटल से कंपेयर, अब इनको तुम उठा के नॉन मेटल के साथ कंपेयर नहीं करने बैठ जाना, क्या नॉन मेटल के भी तो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ग्रुप 1 के भी हैं। नहीं, ग्रुप 1 को कंपेयर कर रहे हो तो ग्रुप 1 मेटल है तो बाकी मेटल्स के साथ ही कंपेयर करो, तो बाकी मेटल्स में इनकी लो डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। तुम समझदार हो, डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्यों इंक्रीज होगी? लिथियम जो है उसका मास नंबर और सोडियम का मास नंबर फर्क होता है। लिथियम का मास नंबर आई गेस 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। तो ये मास बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी तो बढ़ेगी ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डाउन द ग्रुप इनकी डेंसिटीज बढ़ती है। तुम जो है ना डेंसिटी की, जैसे लिथियम की या सोडियम की वैल्यू याद कर लेना, सीजियम की याद कर लेना, एमसीक्यूज में हेल्प हो जाता है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज, ये ऑर्डर याद रखना कि डाउन द ग्रुप 1 के मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, और लिथियम का या सोडियम का तो मेल्टिंग पॉइंट देखो याद कर लो। सोडियम मैं जो है हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सोडियम मेटल का और सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, इनके तो मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो। सोडियम मेटल का जैसे 98 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है। बस ये याद ऐसे नहीं कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये याद होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। मैं सारे तो याद करने के लिए नहीं कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ कि सोडियम बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ होता है क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर, और कंपेयर करने के लिए कह रहा होता है। तो आप, मैं कह रहा हूँ सोडियम का कर लो ना, बहुत सारे ऑप्शन में से अगर कहीं 98 लिखा हुआ है तो आप एग्जैक्टली सोडियम टिक करके आ जाओगे उस पर। क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो और अच्छी क्लियर हो जाएगी ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ग्रुप 1 के क्लोराइड जो बनाते हैं उनका फॉर्मूला सबका सेम होता है, लिथियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम है Na पॉजिटिव है, क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला NaCl बनता है। तो ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स होंगे इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे ना, 1:1 रेशियो में, क्योंकि सबका +1 चार्ज होता है। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, नाइट्रेट्स के फॉर्मूले, इनके सल्फेट्स के फॉर्मूले, इनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले, ये बहुत बार देख चुके हो। अब जैसे ऑक्साइड है तो सोडियम ऑक्साइड है तो Na+1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो ये Na2O बनेगा। इसी तरह सल्फेट में सोडियम +1 होता है, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव होता है, तो ये Na2SO4 बनेगा।
सही है। अगर कोई सवाल है किसी का यहाँ तक तो पूछ सकते हो। अच्छा, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं ना, ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस तरह से जिस तरह से अभी हमने ग्रुप 1 पढ़ा है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बस नाम की हद तक ग्रुप 2 के बारे में पता होना चाहिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर ग्रुप 2 के बाद क्या आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस जो है वो थोड़ा सा डिटेल में हमें देखने। कुछ चीजें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में देख चुके हुए हैं, कुछ हम देखेंगे, कुछ अभी हमें देखनी है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपने अभी तक सुना नहीं है कि अच्छा ये भी कर सकता है ट्रांजिशन मेटल। जैसे आपने सॉल्ट एनालिसिस मेरे साथ पढ़ा था, और हमने क्या बात पढ़ी थी कि अगर ट्रांजिशन मेटल आयन है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, देखिए अगर सोडियम आयन है तो हम कहेंगे कलरलेस सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम आयन है कलरलेस सॉल्यूशन है, एल्यूमिनियम आयन है कलरलेस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर कोई ट्रांजिशन मेटल आयन है जैसे कि आयरन है Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe3 पॉजिटिव आयन, ठीक है, क्रोमियम आयन, तो ये सारे कलर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं दे फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशन, कि ये इनकी एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग देख चुके हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्ड सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन का होता है। इनके जो आयनिक सॉल्यूशन बनते हैं एक्वस सॉल्यूशन, वो भी कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस। देखो कॉम्प्लेक्स आयंस पानी में जब डिसॉल्व होते हैं ना तो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ये इस हद तक याद कर लो कि ये तुम्हें वर्ड याद रह जाए बस, क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स साइंस हम लोग कहीं भी नहीं पढ़ेंगे ना, हमारे एज सच सिलेबस का वो पार्ट है, बस तुम्हें ये वर्ड याद होना चाहिए। अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या है कॉम्प्लेक्स साइंस। अच्छा जी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर ऑल मेटल्स। ये जो है हमारे पास पहली जो ट्रांजिशन सीरीज होती है ना, अब देखो हमारे पास ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, इनके बीच में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हम गलत बात करते हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, और ना ही ये सारे के सारे मेटल्स भी होते हैं। तो जो पहली सीरीज है उस वो तो सारे के सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन वो भी सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। जैसे जिंक है, जिंक कलरलेस सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपने बस ये याद करने की हद तक, पहला पॉइंट याद करने की हद तक रखना है, इसकी डिटेल में नहीं जाना है। कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट याद करने की डिटेल तक रखना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सही है, सिवाय ग्रुप 1 के सारे ही मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई डेंसिटीज भी होती हैं। ट्रांजिशन मेटल में एक खास बात जो हमने शुरू में डिस्कस की अभी, जैसे आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीज है, दे फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव भी बना लेता है, कभी कभार दिल चाहता है तो Fe3 पॉजिटिव भी बना लेता है कंपाउंड में। तो ये काम सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या ग्रुप 1 2 3 के मेटल्स नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर सकते हैं। तो कभी कभार ये 3 से 4 मार्क्स के लिए भी लिखने के लिए आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दो, बोनस मार्क्स है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है। तो अगर तुम्हें इनमें से 4 प्रॉपर्टीज याद हैं, सारी याद करके जाओगे, अच्छी बात है, 4 याद आ गई कोई लिख देना, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं तुम्हें हाईलाइट करके दे रहा हूँ, वो तो तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई डेंसिटीज, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो खास बात है। अगर वो पूछता है कि tell us about the properties which differentiate transition metals from other metals, तो आप क्या लिखोगे? They have variable oxidation state, they form colored compounds, and last is they act as a catalyst. अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट कैटलिस्ट के बारे में छोटी सी बात अभी ये सुन लो, आगे कैटलिस्ट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वहां पढ़ना ही है इसको। Catalysts are the substances that speeds up a rate of a chemical reaction. अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको अगर आपने फास्ट करवाना है तो वी यूज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो होते हैं वो यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। हमारे सिलेबस में जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। पढ़ेंगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अभी तक हमने देखा नहीं हो, पढ़ा नहीं है। हसन कुछ पूछ रहे हो? सर क्लास का बैंड होगी?
यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? दैट स्पीड्स अप अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यस, आपने ना तो अभी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ा है या रेट के बारे में पढ़ा है, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ना ही अभी आपने कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा है। जब हम रेट की बात करेंगे रिएक्शन की, तो कैटलिस्ट की बात भी करेंगे उस चैप्टर में। लेकिन ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मिस आउट नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आप सब कुछ पढ़ने के बाद ये रिवाइज करोगे तो ये चीज आपको पता होगी कि ये क्या है। फिलहाल ये जो लिखा हुआ है ना कि आयरन इज यूज्ड इन हेबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, तो राइट नाउ आपको हेबर प्रोसेस भी नहीं पता है। अमोनिया को आप जानते हो बेसिक है, अमोनिया को बनाने का जो तरीका है वो हेबर प्रोसेस है, जो कि हम अमोनिया के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है क्या कहते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड है, ठीक है, जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। तो ये भी इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। चैप्टर बड़ा छोटा सा, एक क्लास का चैप्टर होता है बस, लेकिन वहां पे ये चीज आपको समझ आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये क्यों नहीं लिख रही, ठीक है। तो ये जो यूजेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट वाला पार्ट है, ये हम लोग कर लेंगे, कवर हो जाएगा दूसरे चैप्टर्स में, ये याद रखना। लेकिन ना जब मेटल्स का दोबारा चैप्टर रिवाइज करो, एडवांटेजेस क्या क्या है भाई, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। कैटलिस्ट ये असल में जो एडवांटेजेस लिखे हुए ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट यूज करने पे क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाता है रिएक्शन, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, ठीक है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ आ जाएंगी जब हम लोग वो वाली चीज पढ़ लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन वाली। देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ट्रांजिशन एलिमेंट, ये दोबारा से समराइज हुई है, उस टेबल में भी समराइज हुई थी। डक्टाइल, मेलेबल, गुड कंडक्टर, शाइनी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग, ये सब देख चुके हो। मेटालिक बॉन्डिंग मैंने डिस्कस कर लिया, ये वो जो मैंने डिस्कस करा है वही लिखा हुआ है इसमें। ये पूरा कंटेंट को याद बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए, तुम्हारी समझ के लिए। ये मेटालिक लैटिस बना हुआ है, सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये लेयर जो है वो स्लाइड होके आगे बढ़ गई है। लेयर स्लाइड होके आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि मेटल टूट जाएगा, खास बात क्या है कि बेंड हो रहा है, टूट नहीं रहा। लेकिन कोई आयनिक कंपाउंड या कोई तुम्हारे पास सिरेमिक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, उसको बेंड करो तो क्या बेंड होता है, टूट जाता है, मेटल नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग नहीं टूट रही ना, वो बस आगे पीछे हो रहे हैं लेयर्स, लेकिन मेटालिक बॉन्डिंग अभी भी इंटैक्ट है, तो इट वॉन्ट ब्रेक, इट विल जस्ट बेंड, इसलिए मेलेबल एंड डक्टाइल होता है। अच्छा, लेकिन डेली लाइफ में अगर आप अच्छा डेली लाइफ में, लेकिन क्या मेटल हमने बात करा, प्योर मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, हाथ से बेंड करो बेंड हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अराउंड जो मेटल्स हैं वो तो जाने माने ही अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जाते हैं, वो बेंड नहीं होते। तो असल में जब हम मेटल यूज करते हैं ना, वो कभी भी हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, हम उस मेटल में कोई दूसरा मेटल मिलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लेयर्स है ना, ये जो पैटर्न में लेयर्स अरेंज है, ये आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो ना, एक दूसरा मेटल लाइन यहाँ पर आ गया है, जिसने क्या किया, लेयर्स को डिस्टर्ब कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया है। तो अब अगर इस पे लेयर्स पे आप फोर्स लगाओगे ना इनको मूव करने के लिए, देखो अब यहाँ पे अगर फोर्स लग रही है तो ये लेयर जो है ना, अब ये आगे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, देखो यहाँ पे एक हम्प आ गया है, जिसकी वजह से ये इसको जिगजैग पैटर्न की वजह से इसको स्लाइड नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से मेटल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है। जैसे हम लोग जो आयरन यूज करते हैं वो प्योर आयरन नहीं होता, उसके अंदर कार्बन, निकेल या क्रोमियम, कुछ ना कुछ कोई ना कोई और एलिमेंट मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से जो आयरन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। वो एलॉयज होते हैं। तो एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है, और मेटल विद अ नॉन मेटल, ठीक है। जो नॉन मेटल हम लोग यूज करते हैं ना एलॉय बनाने के लिए, वो होता है हमारे पास कार्बन। तो आयरन और कार्बन का एलॉय जो है वो बहुत वेल नोन एलॉय है। जैसे तुम लोगों ने सुना हो माइल्ड स्टील, वो आगे इसी चैप्टर में देखेंगे, वो आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। इसी तरह स्टेनलेस स्टील तो सुना होगा ना, स्टेनलेस स्टील, इसकी कोई अक्सर प्लेट्स भी होती हैं घर में, वो आयरन और निकेल और क्रोमियम का एलॉय है। तो ज्यादातर तो आयरन ही होगा मेजर पोर्शन उसमें, लेकिन
निकेल और क्रोमियम भी उसमें मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? पहले दोनों मेटल्स को मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद उनको मिक्स करेंगे और फिर जब वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई होंगे तो एलवाई बन जाएगा। इसी तरह एक एलवाई है जो हमारे सिलेबस में ब्रास, ब्रास जिसको हम लोग अपनी जबान में तांबा बोलते हैं, ठीक है, इज एन एलवाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है। कॉपर उसमें 70% होता है, 30% जिंक होता है और वो जो एलवाई बनता है वो कॉपर और जिंक दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। लेकिन तांबा जो होता है ना उसमें, अब देखो आप हम डिफरेंट एलवाइज बना के देखते गए, हमने बोला कि यार ये हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है। तो जब हम 70% कॉपर और 30% जिंक डालते हैं तो वो जो एलवाई बनता है वो हमारे पास ब्रास बनता है। और ब्रास जो होता है वो स्ट्रॉन्ग तो हो जाता है लेकिन बट स्टिल इट इज मैलिएबल, बेंड बेंड कर सकते हैं उसको। इसलिए हम लोग ब्रास की जो अक्सर जो है ना कीज बनी हुई होती हैं, जो हमारी चाबियां होती हैं ना वो ब्रास की बनी हुई होती हैं, ताकि जो मटेरियल होता है, क्योंकि चाबियां तो बाद में कटती है ना बनने के बाद, तो अगर वो इतना मेलेबल ही नहीं रहेगा तो आप उसको शेप कैसे चेंज करोगे, बैंड कैसे करोगे, काटोगे कैसे उसको। तो डिपेंड करता है कि एलॉय किस प्रॉपर्टी के लिए आप किस काम के लिए आप यूज कर रहे हो, क्या एप्लीकेशन है। बहरहाल आपने जो याद रखना है कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, इट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर बट स्टिल मैलिएबल, ठीक है। ज्यादातर कॉपर होता है, कुछ उसमें जिंक डाल देते हैं, ठीक है। और क्यों एलॉय स्ट्रॉन्गर होते हैं? क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज मेटल आयंस मेक द अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस रेगुलर लेस रेगुलर। लैटिस जो है वो लेस रेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से लेयर्स कैन नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर। दिस स्टॉप्स द लेयर्स ऑफ आयंस फ्रॉम, या मेटल पॉजिटिव आयन की बात कर रहा है, लेयर्स ऑफ आयंस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर सो इजीली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। The layers of ions in alloy slide less easily than in pure metal because the structure of the lattice is less regular. ये आपने लाइन याद रखनी है। अच्छा, एलॉयज को हम लोग यूज कहाँ करते हैं? स्टील, जैसे मैंने एग्जांपल दी, आयरन के जितने भी एलॉय होते हैं ना, जो आयरन कार बॉडीज में भी यूज होता है, फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज होता है, घरों के दरवाजे बाहर के आयरन के होते हैं, तो वो बेसिकली आयरन होता है Fe। उसके अंदर अब आप कार्बन डालते हो, कार्बन इज ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट मतलब जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में हो। जैसे आयरन है तो आयरन, ज्यादातर तो आयरन ही मेटल होगा, उसमें कुछ कार्बन डाला हुआ, 1% या 2% कार्बन डाला हुआ है, इसलिए उसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। अभी आपने आयरन के अंदर कार्बन डालोगे तो एलॉय जो बनेगा उसकी कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। निकेल और क्रोमियम डालोगे तो एलॉय जो बनेगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। कार्बन कितना डाल रहे हो उस पर भी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्टील बनते हैं। स्टील जो है कोई मेटल नहीं है, स्टील बेसिकली एलॉय ऑफ आयरन है। जितने भी फॉर्म के स्टील है ना हमारे पास, माइल्ड स्टील यूज करते हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, रॉफ्ट स्टील यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे पास एलॉयज हैं आयरन के। इसी तरह ब्रास, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ठीक है। टफ होता है, क्रोसिव रेजिस्टेंट होता है। क्रोसिव क्या होता है ये चीज अभी आगे आएगी, आगे ना क्रोजन क्या होती है, ठीक है। और क्वाइन मेटल, कॉपर विद अदर मेटल एग्जांपल निकल, टफ रेजिस्टेंट एंड स्टैंड अप टू वेयर मेटल्स। जाहिर है क्वाइन जो है वो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो ना कि झड़ना शुरू हो जाए या रस्ट कर जाए, जंग लग जाए उस पर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अरसा चले वो निकाले, और जो है क्या कहते हैं वेयर एंड टियर ना हो, उसमें रगड़ खा के कहीं से झड़ ना जाए। कॉइन्स में ऐसा तुम लोगों ने देखा नहीं होगा वैसे, हाँ दाने सा पकड़ के उसको मारना काटना शुरू कर दो तो एक अलग बात है। अच्छा जी, यूजेस ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये बहुत आएगा आगे। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू मेक अ स्टील, ठीक है। ये भी आगे इसी चैप्टर में आएगा, आगे मतलब किसी और चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एलॉय की प्रॉपर्टीज यहाँ सम अप हुई हुई हैं। तो जब आगे पढ़ के जब दोबारा ये हैंड आउट पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा, अच्छा स्टेनलेस स्टील ये होता है, एलॉय इससे बन रहे होते हैं। एप्लीकेशन एलॉयज की, अभी जैसे एक कॉइन लिखी हुई है, कार बॉडीज हो गई, कटलरीज हो गई, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे। तो ये सारे रट्टे वाली चीजें हैं, तो ये तुम लोग कर सकते हो होपफुली खुद से। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी कल नसीमा के मंगेतर वाली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हमने बोला जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। हम लोगों ने साथ में ये भी देखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली एंड हाइड्रोजन गैस।
तो अब जो है ना हमें थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम है और सोडियम है और हाईली रिएक्टिव। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव पानी के अंदर। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना, कोल्ड वाटर, अच्छा कोल्ड वाटर का मतलब देखो, कोल्ड वाटर का मतलब ये नहीं होता कि मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा करा है। कोल्ड वाटर का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो पानी है ना उसको हम कोल्ड वाटर कहते हैं। और हॉट वाटर उसको कहते हैं जो हमने रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किया हुआ है पानी का गर्म करके। कोल्ड वाटर का मतलब ये नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी का होता है ना रूम टेम्परेचर पे, उसको हम कोल्ड वाटर कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, उसके अगर नॉर्मल पानी या कोल्ड वाटर में हम लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम डालेंगे तो वो उनके एल्कली बना लेगा। पोटेशियम बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है इसलिए CaOH2। तो ये रिएक्शंस आपने याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली और रेडली विद वाटर। स्पेशली पोटेशियम और सोडियम जो है, अगर मैं एक छोटा सा पीस, मुट्ठी बराबर पोटेशियम का या सोडियम का पानी पे डालूं ना, तो पानी जो है ना ब्लास्ट करेगा पूरा। इतना ज्यादा वो एक्सप्लोसिवली का मतलब ये है कि इतना ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है सोडियम को। अब सोडियम तुमने निकाला है ना, तो निकाल के तुमने फौरन पानी में डाला है। निकाल के अगर हाथ में पकड़ के रहोगे ना सोडियम को, तो सोडियम क्या है, एयर के साथ रिएक्ट करके, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और वो फ्लेम की तरह जलना शुरू हो जाएगा तुम्हारे हाथ पर ही। तो तुमने फौरन निकाल के अगर उसको पानी में फेंका तो वो पानी को एकदम जैसे बम नहीं फटता वैसे पानी उड़ाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना सोडियम है आपके हाथ में। इसी तरह कैल्शियम को अगर पानी में डालोगे तो कैल्शियम विल आल्सो रिएक्ट रीडली। रीडली मतलब फास्ट रिएक्शन होता है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता जैसे पोटेशियम और सोडियम है। अच्छा, पोटेशियम और सोडियम को, उनकी खास बात क्या होती है, इनको पानी पे डालो ना तो ये लोग फ्लोट भी करते हैं पानी पे, मतलब घूमते हैं और एकदम से वायलेंट रिएक्शन करते हैं। मैं इसकी ना ये वीडियो में तुम लोगों को भेज दूंगा, वो देख लेना कि कैसे रिएक्ट कर रहा होता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अच्छा मैग्नीशियम भी ऐसे रिएक्ट करेगा, लेकिन मैग्नीशियम ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब अगर सादा पानी लेके उसमें मैग्नीशियम डालोगे वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर हीट करोगे इतना कि वो स्टीम बन जाए, स्टीम जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी। अगर पानी स्टीम बनेगा रहेगा तो वो H2O ही ना, वाटर। तो मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल बेस है, वो पानी में डिसॉल्व होके इतनी इजीली जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि कौन सा क्या बनाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर ऊपर से जब उसकी लेयर रिएक्ट करती है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना, जैसे ये मेरे पास एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है, ये इसके ऊपर ना एक लेयर बन जाती है जब इनिशियल रिएक्शन होता है ना, वो लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। सारे मेटल्स की ऑक्साइड बनती है, लेकिन एल्यूमिनियम, जैसे यहाँ पे एक आयरन या कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैल्शियम का लिया था ना, तो कैल्शियम के केस में क्या होगा, इसके ऊपर भी कैल्शियम ऑक्साइड, पहले ऊपर वाला रिएक्ट होगा तो कुछ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये जो लेयर है इसमें से मजीद अंदर वाटर चला जाएगा क्योंकि ये पोरस होती है, तो अंदर पानी जाएगा तो मजीद रिएक्शन होगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो सरफेस पे जो रिएक्शन होता है ना, उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है ना, ये नॉन पोरस होती है। मतलब ये फर्दर अंदर किसी चीज को जाने नहीं देती। अभी अंदर जाने नहीं देगी तो बाकी मेटल कहाँ से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। तो एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट ड्यू टू ऑक्साइड लेयर, याद रखना। जिंक एंड वाटर रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन जो है ना, आयरन आयरन जो है वो पानी के साथ इजिली रिएक्ट नहीं करेगा अगर आपने सिर्फ पानी डाला है। हाँ, आयरन का एक स्लो रिएक्शन होता है बहुत, वो स्लो रिएक्शन होता है कोरोजन। जो आयरन पे जंग लगता है ना, तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, तो ये एक बहुत स्लो रिएक्शन है जिसकी वजह से आयरन जो है वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो इसकी ऑक्साइड फॉर्म होती है ना, इसके आगे वाटर भी होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसको हम रस्ट कहते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आयरन को अगर आप लोहे को उठा के पानी में डाल दो और बोलोगे कि देखो रिएक्शन क्या होगा, तो ये रिएक्शन तुम्हें होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है,
अनलेस तुम आयरन को इतना गर्म कर दो कि वो गर्म होके ना पूरा लाल हो जाए, मेटल्स को हीट करो ना तो रेड हॉट हो जाते हैं, तब जाके जो है वो आयरन पानी के स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। पानी में मतलब पानी में डालना, स्टीम भी डालोगे ना आयरन पे लोहे पे तो वो रिएक्ट नहीं करता। इसलिए तभी तो देखो इतना आयरन हम लोग यूज कर हर जगह, लोहा आयरन, लोहे को आयरन को कहते हैं ना हम लोग अपनी जबान में। अच्छा लेड जो है वो जितने देखो जितना ज्यादा लेस एक्टिव होता जा रहा है उतना वो रेजिस्ट कर रहा है रिएक्शन को। लेड जो है वो करेगा लेकिन बहुत स्लो करता है। उसके नीचे आ जाओ, कॉपर। कॉपर जो है वो पानी से तुम स्टीम तुमने बनाई है ना, पानी की तो बात पहले ही खत्म हो गई है। ऊपर वाले जो मोर रिएक्टिव थे वो कोल्ड वाटर से कर रहे थे, उसके नीचे स्टीम से करवाना पड़ रहा था। हाइड्रोजन को तो हम मेटल के ग्रुप में लेके ही नहीं आते ना, लेकिन हाइड्रोजन क्यों यहाँ पे आता है वो बात हो गई है। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, ठीक है, ये बिलो हाइड्रोजन जो है ना दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सही है सर सर क्यों जी। आता है हाइड्रोजन? अच्छा जी, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखो ये ना लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, स्पेशली प्लेटिनियम तो लीस्ट रिएक्टिव होता है, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है, सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव होता है। जो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम है ना ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा, है तो मेटल लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना पसंद करता। अगर सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन लूज करें तो उसने ऑक्सीजन के साथ अगर लूज करें तो सोडियम ऑक्साइड बनाइए। आयरन है उसने अगर लूज करें तो आयरन ऑक्साइड बनाइए, Fe2O3 या FeO। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम ये काम नहीं करते। देखो जो ऑक्साइड है ना वो आयनिक बॉन्ड है, वो उसकी प्रॉपर्टीज और मेटालिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मेटल जो है वो मेलेबल डक्टाइल है, हाई स्ट्रेंथ है। आयनिक कंपाउंड बने जो ऑक्साइड अगर वो सॉलिड फॉर्म में भी बना है तो वो ब्रिटल इन नेचर है, मतलब अगर कोई ऑक्साइड का तुम्हें पत्थर दे दिया तुम उस पर फोर्स लगाओगे तो बैंड नहीं होगा, वो ब्रेक करेगा, बिखर जाएगा। तुम उसका उसके यूजेस अलग हैं। तो जैसे आयरन है ना, आयरन एलिमेंटल फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और जो आयरन ऑक्साइड है ना ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ये रस्ट है। तो तुम्हें जो मेटल रिएक्ट कर जाता है इजीली ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेता है या किसी भी चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो मेटल हमें ज्यादातर हम वो उसको यूज करना पसंद नहीं करते कि यार इसका मैंने फर्नीचर बनाया रिएक्ट करके जंग खा के सब गिर गया नीचे। जंग सिर्फ आयरन को नहीं लगता, जंग हर मेटल को लगता है। जंग का मतलब है ऑक्साइड बनाना मेटल की। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। गोल्ड क्यों एक्सपेंसिव है? क्या रीजन है कि गोल्ड एक्सपेंसिव है? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं करता। गोल्ड का बार तुमने लिया जमीन में दफना दिया, ठीक है, 100 साल बाद भी तुम निकालोगे तो उसी फॉर्म में मिलेगा। आयरन तुम दफना दो जरा, 100 साल क्या तुम एक हफ्ते बाद जब अपना वो आयरन का वो निकालोगे ना तो तुम्हें वो उस पर जंग लगा हुआ मिलेगा। सही है, तो गोल्ड एक्सपेंसिव इस वजह से है। क्यों गोल्ड एक्सपेंसिव है? ठीक है, इसी तरह सिल्वर भी एक्सपेंसिव है। सिल्वर गोल्ड से सस्ता क्यों है? कि लेस रिएक्टिव, ज्यादा गोल्ड है। सिल्वर जो है वो मोर रिएक्टिव है देन गोल्ड। और प्लेटिनियम जो है वो इन सब से ज्यादा लीस्ट एक्टिव है, इसलिए प्लेटिनियम गोल्ड से भी महंगा है। प्लेटिनियम का नाम सुना होगा ना, व्हाइट गोल्ड सुना है ना तुम लोगों ने? प्लेटिनियम भी ज्वेलरी में यूज होने लग गया, पहले नहीं होता था व्हाइट गोल्ड। वरना प्लेटिनियम जो है वो कार बैटरीज में यूज होता था, वो हाइब्रिड बैटरीज होती है ना उसमें प्लेटिनियम यूज होता था, कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लेटिनियम यूज होता है। अब जो है वो प्लेटिनियम भी एज अ ज्वेलरी यूज होने लग गया, जिसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। सही है। अब ये जो भी रिएक्शन हो रहा है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल पोटेशियम को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो पोटेशियम ने क्या करा, वाटर में से हाइड्रोजन को हटाया और खुद लग गया था ना उसके साथ। इसी तरह सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को हटाया और उसके साथ खुद लग गया था ना। तो डिस्प्लेस, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी शुरू में क्लास में भी मुझसे किसी ने पूछा था। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, कि मेटल ने आया हाइड्रोजन को हटा दिया। अब अगर मैं कहूँ कि कॉपर है वो वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि जब कॉपर हाइड्रोजन को हटाने आया ना तो हाइड्रोजन हटा ही नहीं, क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटाता है। और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखो कल नसीमा के मंगेतर वाली, तो उसमें कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, मतलब लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, इसलिए कॉपर बेचारा हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। हाँ तुमने अभी
क्या कहते हैं, लेड डाला था, लेड ने हटा दिया था उसको, बट कॉपर या सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनियम नहीं हटा पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है। तो ये जो रिएक्शन हमने पढ़े ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि लेड आया, वाटर में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लग गया, डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा देखो, हमने बात क्या की, जरा ध्यान से सुनना इसको, कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, या metals in higher in reactivity can displace other metals from their compound which are lower in reactivity series। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट मैंने एक्वस फॉर्म में लिया, अब अगर ये नीचे देखो ना, नीचे सोल्यूशन जो है ना, ये कॉपर सल्फेट है, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ना, दिस इज कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट एक्वस है, मतलब वो डिसॉल्व हुआ है, इसके अंदर आयंस क्या होंगे, इसके अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना, और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे। अब कॉपर जो है, इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में, इसके अंदर मैंने जिंक डाला सॉलिड फॉर्म में, जिंक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज है, आयंस नहीं बने हुए। तो जिंक, अब रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखो तो रिएक्टिविटी सीरीज में इनमें जिंक ऊपर है या कॉपर, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, तो इसमें हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट, जिंक जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के पास जाएगा, उसमें से कॉपर को हटाएगा और उसके साथ खुद लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और कॉपर जो है, अब जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ लगना है तो जिंक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लग सकता, क्योंकि सल्फेट SO4 2 नेगेटिव एनाइन है। तो जिंक को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 पॉजिटिव आइन बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो जिंक सल्फेट बना सकता है। अब अगर जिंक 2 पॉजिटिव आइन बनाएगा, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कॉपर जो था, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन, वो उसके इलेक्ट्रॉन फिर गेन करके कॉपर 2 पॉजिटिव से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा Cu। तो जो मोर रिएक्टिव है वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है जब वो लेस एक्टिव मेटल के आयन के सामने आ जाता है। अब लेस एक्टिव मेटल का भी आयन होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल तुम कहो कि कॉपर भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जिंक भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जिंक जाएगा कॉपर किस में से हटाएगा, वो तो है ही कॉपर अपनी एलिमेंटल स्टेट में ना। हाँ, अगर कॉपर किसी ऐसे सोल्यूशन में, जैसे कॉपर सल्फेट अपनी आयनिक फॉर्म में, और उसमें आपने जिंक मेटल डाल दिया सॉलिड फॉर्म में, तो जिंक जो है वो जाके सल्फेट के साथ लग जाएगा और कॉपर को रिड्यूस करवा देगा। तो जो मोर रिएक्टिव है ना, दैट इज जिंक। और मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है ना, वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो एलिमेंटल स्टेट से आयनिक स्टेट में आ जाता है, आयन बना लेगा। जैसे Zn है, वो Zn2 पॉजिटिव आयन बना लेगा बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर ऑन दी अदर हैंड, उस कॉपर के पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, कॉपर बेचारा लेस रिएक्टिव है देन जिंक, कॉपर की कोई मर्जी नहीं चल रही है यहाँ पे। कॉपर जो है वो अभी कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में था ना, कॉपर की कोई मर्जी नहीं है, कॉपर को जिंक बोलेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पकड़, रिड्यूस्ड हो, एलिमेंटल स्टेट में आ और यहाँ से हट जा। तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो वो आयनिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ गया, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। तो जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस किया कॉपर को, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सच अ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Why not? अच्छा जी, देखो
तो जब हमने कॉपर सल्फेट में जिंक को डाला तो कॉपर वहां से निकल के एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। अब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है तुम लोगों ने पढ़ा है अभी मेरे साथ, ब्लू कलर का होता है। अब जब कॉपर आयन इसमें से निकल रहे हैं, क्योंकि कॉपर आयन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वही तो ब्लू कलर देते हैं सोल्यूशन को। अगर कॉपर आयन ही निकल के सॉलिड फॉर्म में चला गया तो कॉपर सॉलिड होता है, वो तो पिंक कलर का होता है, पिंक या रेडिश। तो फिर ब्लू कलर किस बात का, ब्लू कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगा। और जो जिंक हमने लिया है ना, जिंक की मैंने स्ट्रिप डाली है, तो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में, तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Zn2 पॉजिटिव आयन बनके आना शुरू हो जाएगा। तो जो जिंक की मैंने रॉड डाली है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर कॉपर सॉलिड बनके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो ये जो रेडिश ब्राउन या पिंक कलर का तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड। मतलब कॉपर आयनिक फॉर्म से अपनी निकल के जिंक के इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो जब आयनिक फॉर्म से निकल गया तो उसका कलर ब्लू था, वो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ऐसा ऐसा देखो फेड हो रहा है, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा और उसका कलर जो होता है वो रेडिश या पिंक इस तरह का होता है। पिंक भी लिख दोगे तो एक्सेप्ट कर लेता है वो लेवल में वो। तो इस चीज की ये ऑब्जर्वेशन चाहिए। अच्छा, इस पे क्वेश्चन बड़े बना देता है, डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट आयनिक सोल्यूशन में डालता है। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मैंने, अच्छा इसकी ऑब्जर्वेशन क्या एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे लिखी हुई है, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस, जिंक रॉड ग्रेजुअली डिसॉल्व, पिंक डिपॉजिट ऑफ कॉपर आर सीन। ठीक है, ये अगर इसकी असली डायग्राम देखो ना तो इसमें, अच्छा अब इसमें क्या किया उन्होंने, दूसरी उसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट के बजाय जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया लेट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, Zn2 पॉजिटिव आयन क्या, और उसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में डाला। तो क्या कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट का अगर सोल्यूशन है और उसमें आपने कॉपर डाला, तो क्या कॉपर हटा के आके जिंक को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो अगर जिंक सल्फेट या जिंक के आयनिक सॉल्यूशन में अगर आप कॉपर डालोगे ना तो कॉपर को कुछ भी नहीं होगा, अनचेंज्ड है ये, वैसे की वैसी है। ठीक है, क्योंकि कॉपर जाके जिंक को नहीं हटा सकता, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जिंक मेटल को आप कॉपर के आयनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो हाँ, फिर कॉपर रिड्यूस्ड होगा, कॉपर हटता जाएगा, मेटल डिपॉजिट होता जाएगा। इसी तरह इसके ना और भी बहुत क्वेश्चन बनाता है। वो कहता है कि मेरे पास जो है वो एक सोल्यूशन है NaCl का जिसमें सोडियम क्लोराइड है। उसके अंदर कहता है कि हमने लेट से पोटेशियम डाला, फिर इसी आयनिक सोल्यूशन में वो कहता है कि हमने कैल्शियम डाला। तो बताओ कौन सा रिएक्शन होगा? तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो एक्टिविटी सीरीज है कल नसीमा के मंगेतर। तो सोडियम से ऊपर पोटेशियम है, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, मतलब जो पहला वाला है वो तो हो जाएगा, पोटेशियम जाएगा NaCl में से, Na को हटाएगा और खुद लग जाएगा उसकी जगह पे Cl, Na जो है वो सॉलिड एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। पहले Na पॉजिटिव था, लेकिन कैल्शियम बेचारा वो नहीं हटा सकता क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव है। इसकी आयनिक इक्वेशन, अगर सोडियम क्लोराइड एक्वस होता है ना जो सॉल्युबल होता है पानी में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पोटेशियम एलिमेंटल स्टेट में वैसे ही होगा। पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट बनता है, एक्वस बनेगा। सोडियम सिंपल एलिमेंट्स जो है वो आइंस नहीं बनते। तो अगर इसमें स्पेक्टेटर आइंस देखो तो ये है, तो हमारी इसकी आयनिक इक्वेशन क्या बनेगी, Na पॉजिटिव पोटेशियम, पोटेशियम पॉजिटिव आइन हो गया और Na पॉजिटिव Na हो गया, सॉलिड एक्वस, सॉलिड एक्वस। हो जाएगी मेटल रॉड जो है वो खराब। अच्छा देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे भी होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के साथ भी होता है। एल्यूमिनियम यहाँ से हटेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना लेगा। कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे मैग्नीशियम को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाला, मैग्नीशियम मोर एक्टिव है देन कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर आता है, मैग्नीशियम हटा देगा उसको लग जाएगा। और उसकी फिर आयनिक इक्वेशन डेवलप की हुई है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। अच्छा, क्या इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको मैं रिड्यूसिंग एजेंट कह सकता हूँ ना, क्योंकि उसने सामने वाले को तो रिड्यूस करवाया है खुद ऑक्सीडाइज्ड होके,
और जो रिड्यूस्ड हुआ है उसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकता हूँ, क्योंकि खुद वो रिड्यूस्ड हुआ है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के। सही है। हाँ, मैग्नीशियम को अगर पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम जो है वो मैग्नीशियम से ऊपर आता है, मोर रिएक्टिव है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो मेटल ऑक्साइड्स में भी होता है। कैल्शियम को सिल्वर ऑक्साइड में डाला तो ऑब्वियसली कैल्शियम इज वे मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इट विल डिस्प्लेस द सिल्वर। ठीक है, और अपना बस